अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उम्मीद फाउंडेशन के पास 50 लाख रुपए आए हैं और संस्था सोचती है कि क्यों ना इसमें से कुछ पैसा दूसरी छोटी एनजीओ को दे दिया जाए ताकि वह भी बच्चों के लिए काम कर सके। लेकिन यहां भी एफसीआरए के नियम सामने आते हैं। 2020 के अमेंडमेंट के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ट्रांसफर पर महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए सिर्फ यह सोच लेना कि मेरे पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं फॉरेन डोनेशन किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर सकता हूं, सही नहीं है। अब संस्था को अपने खर्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एफसीआरए फ्रेमवर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर 20% की स्टैट्यूटरी सीलिंग है। मान लीजिए एप्लीकेबल कैलकुलेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए सामान्य सीलिंग 20 लाख रुपए होगी। लेकिन यहां भी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हर खर्च को संस्था अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या प्रोग्राम एक्सपेंस नहीं बता सकती। एफसीआरए रूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से जुड़ी डेफिनेशंस और ट्रीटमेंट है, इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग जरूरी है। अब साल खत्म होने वाला है। उम्मीद फाउंडेशन सोचती है कि अब तो पैसा खर्च हो गया, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, अब आती है रिपोर्टिंग की बारी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल डिटेल्स सबमिट करनी होती है। यानी सरकार को यह इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना मिला, किस सोर्स से मिला और उसका इस्तेमाल किस तरह हुआ। अब सोचिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में लेती है, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स ठीक नहीं हैं, रिपोर्टिंग नहीं करती या एफसीआरए रूल्स का उल्लंघन करती है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार के पास कानून के अनुसार कार्रवाई करने की पावर्स होती है। कुछ परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है और प्रिस्क्राइब्ड ग्राउंड्स पर कैंसलेशन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। वायोलेशंस के लिए अन्य लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या एफसीआरए सिर्फ एनजीओज के लिए है? बहुत लोग सोचते हैं कि एफसीआरए मतलब एनजीओ, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने वाली अलग अलग लीगल कैटेगरीज पर लागू हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह कहना कि मैं एनजीओ नहीं हूं, इसलिए एफसीआरए मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, हमेशा सही नहीं है। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग ले रही है और उसका काम एजुकेशन, हेल्थ केयर या डिजास्टर रिलीफ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉरेन फंडिंग कई बार महत्वपूर्ण रिसोर्स हो सकती है। लेकिन सरकार की चिंता दूसरी तरफ है। अगर फॉरेन मनी बिना प्रॉपर रेगुलेशन के आए और उसका इस्तेमाल भारत के नेशनल इंटरेस्ट या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में हो, तो यह गंभीर कंसर्न बन सकता है। इसी वजह से एफसीआरए में कुछ कैटेगरीज पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कैंडिडेट्स जैसी स्पेसिफाइड कैटेगरीज इसके उदाहरण हैं। इसके पीछे बेसिक आइडिया यह है कि फॉरेन मनी सीधे भारत की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रभावित न करे। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करती है या किसी पब्लिक इशू पर कैंपेन चलाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टी बन गई। एफसीआरए में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जैसी अलग लीगल कैटेगरी भी है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर होती है। यानी सोशल मीडिया पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर तुरंत यह फैसला करना कि यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सही तरीका नहीं है। लेकिन एफसीआरए की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फॉरेन फंडिंग सिर्फ डोनेशन लेने और खर्च करने तक सीमित नहीं है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी और रिन्यूअल भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले पार्ट में समझेंगे कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कितने समय तक चलता है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है और आखिर एफसीआरए इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहता है।